नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है मापन एवं मूल्यांकन जो टॉपिक है आपके उसकी शिक्षण विधियों में जो उसके टॉपिक आते हैं ना, मापन और मूल्यांकन, सबसे ज्यादा नंबर कवर करने वाला ये जो है टॉपिक है आपका। कारण क्या है इसके जो है सबसे ज्यादा जो है टॉपिक कवर करने का, कि ये आपके साइकोलॉजी में भी है, ये आपके हिंदी शिक्षण विधियों में भी है, ये आपके संस्कृत शिक्षण विधियों में भी है, ये आपके एसएसटी की शिक्षण विधियों में भी है, ये आपके साइंस की भी शिक्षण विधियों में है, मैथ की भी शिक्षण विधियों में और ईवीएस की भी शिक्षण विधियों में। मतलब ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है, क्योंकि इसका हर जगह रोल है। साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, मैथ, ईवीएस, हर एक टॉपिक में मूल्यांकन एवं मापन जो है आपका है, चाहे वो शिक्षण विधि की बात करें चाहे वो साइकोलॉजी की बात करें। तो ये जो क्लास है आपकी, ये सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों से संबंधित है, साइकोलॉजी से भी संबंधित है, ठीक है। और एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये कलाम का जो है माइनर टेस्ट नंबर 10 है आपका, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सबसे परिष्कृत मापन कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहले इन मापन को अपन जान लेते हैं। नामित मापन, ये जो है सबसे जो है कम प्रभावी, हम कह सकते हैं जो है सबसे जो है निचले स्तर का मापन होता है। क्या होता है? सबसे निचले स्तर का मापन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है विद्यार्थी को जो है नाम दे दिए जाते हैं। जैसे तू क्या, जैसे नाम कैसे देंगे, जैसे तू कमजोर विद्यार्थी, ठीक है, कमजोर विद्यार्थी, और एक हम कह सकते हैं होशियार विद्यार्थी। इनका जो है वर्गीकरण कर दिया जाता है इस आधार पर। जैसे कोई गांव से आता है उसको ग्रामीण नाम दे दिया जाता है, और कोई शहर से विद्यार्थी आता है उसको शहरी नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे जो है कर दिया जाता है, उसको कहते हैं नामित मापन, और ये सबसे निचले स्तर का मापन है, होता है, ठीक है। बात करें कर्मिक मापन की, तो कर्मिक मापन क्या होता है? कर्मिक मापन में श्रेणियां विभक्त कर देते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी वाले बालक, ठीक है, द्वितीय श्रेणी वाले बालक, ऐसे श्रेणियां विभाजित कर देते हैं। उसको कहते हैं आप कर्मिक, क्रम से, कि ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है। फिर अंतरित मापन। अंतरित मापन जो अपन परीक्षाओं में अंक देते हैं उसको कहते हैं। परीक्षा में जो अंक देते हैं ना, परीक्षा में जिस हिसाब से हम अंक देते हैं, ठीक है। जैसे हम दे दिया कि कोई को 40 दे दिया, किसी को जो है 38 दे दिया, 50 में से किसी को 25 दे दिया, तो ये जो मापन कहलाता है ना आपका, ये कहलाता है आपका अंतरित मापन। और सबसे परिष्कृत मापन यानी कि सबसे अच्छा मापन होता है आपका अनुपातिक मापन। कौन सा मापन? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूं, हर विषय की शिक्षण विधि, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, इंग्लिश में, हालांकि इंग्लिश में लिखाएंगे, और इसके अलावा एसएसटी, साइंस, मैथ, ईवीएस और खुद साइकोलॉजी, मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है उठते हैं पूरे पेपर में, ठीक है। तो अनुपातिक मापन में क्या होता है कि मतलब जो है दो स्टूडेंट या दो जो है चीजों में क्या की जाती है? तुलना, उनके अनुपात में, कि मोहन में 20 किलो वजन है और जो है श्याम में आपका जो है 25 किलो वजन है, तो इनका जो है अनुपात किया जाता है, मतलब दो में तुलना की जाती है, या दो में नंबरों के आधार पर भी तुलना हो सकती है। तो इसको कहते हैं अनुपातिक मापन, और ये सबसे परिष्कृत मापन और सबसे निचला मापन होता है नामित मापन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ गलतियां हो जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, ठीक है। शिक्षण निर्देशन से पूर्व यह ज्ञात करना कि विद्यार्थी क्या जानता है। मान लो कि आपके पास कोई विद्यार्थी आया कक्षा 3 में एडमिशन लेने के लिए, और आप उसका जो है एक जो है मापन कर रहे हो या मूल्यांकन कर रहे हो कि विद्यार्थी पहले से कितना जानता है, ठीक है। शिक्षण निर्देश से पूर्व यह ज्ञात करना कि विद्यार्थी क्या जानता है, इसको कहते हैं स्थापन आंकलन, बेसलाइन आंकलन, ठीक है। कौन सा? स्थापन आंकलन। उसको स्थापित कर रहे हो आप अपने स्कूल में या क्लास में, तो उसने पूर्व में जो है कितना क्या सीख रखा है वो अगर हम ज्ञात करेंगे तो उसको कहेंगे हम स्थापन आंकलन। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर बात करें शिक्षण निर्देश के दौरान विद्यार्थी क्या सीख रहा है, मतलब शिक्षण निर्देशन के दौरान जो है आंकलन होता है आपका रचनात्मक आंकलन। इसके सामने ही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि रचनात्मक आंकलन पूरे सत्र के दौरान चलता रहता है, मतलब सत्र के दौरान ही चलता रहता है, ठीक है। फिर अपन बात करें जो है अगले की, कि शिक्षण निर्देशन के पश्चात ज्ञान में परिवर्तन क्या हुआ, मतलब पूरा का पूरा आपने जो है पढ़ा दिया, कोर्स करवा दिया, फिर आंकलन करते हो तो उसको कहते हैं योगात्मक आंकलन, ठीक है। सत्र के अंत में जो होता है, जो है पश्चात मतलब सबसे लास्ट में। फिर शिक्षण निर्देशन के पश्चात पुनरावृत्ति की आवश्यकता, ठीक है। पुनरावृत्ति की आवश्यकता मतलब कोई ऐसा बालक है जो मतलब जो है आपको लग रहा है कि पढ़ने में जो है थोड़ा सा वीक रह गया है, उसका जो है कारणों का पता लगाने के लिए जो आंकलन किया जाता है उसको कहते हैं निदानात्मक आंकलन, की उसको वापस पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये आपके सामने है, शिक्षण निर्देशन से पूर्व यह ज्ञात करना कि विद्यार्थी क्या जानता है, होता है स्थापन आंकलन, ठीक है। शिक्षण निर्देशन के दौरान आंकलन होता है रचनात्मक, उसके शिक्षण निर्देश के पश्चात आंकलन होता है योगात्मक, और पुनरावृत्ति के लिए जो है या तो उपचारात्मक होता है या फिर होता है निदानात्मक। तो उत्तर जो आपके सामने है, जिस कलर से जो लिखा हुआ है उस कलर का उत्तर
वही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर अधिगम स्तर को जांचने के लिए जो आकलन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर अधिगम स्तर को जांचने के लिए किए जाने वाला आकलन, अभी अपन बात कर चुके कि जो है शिक्षक जो समाप्ति पर या पश्चात या लास्ट में कौन सा करता है? योगात्मक आकलन। ठीक है, योगात्मक आकलन करता है। और योगात्मक आकलन का दूसरा नाम है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन का मतलब है कि अधिगम का मतलब जो कुछ सीखा उसका आकलन, यानी कि पूरा होने के बाद में। तो ये होता है आपका योगात्मक आकलन या फिर अधिगम का आकलन, जो समाप्ति पर किया जाता है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, और जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है रचनात्मक आकलन, जो चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़े से शब्दों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध किससे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन है उसका सबसे घनिष्ठ संबंध किससे होता है? उत्तर आप देख सकते हो जो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों से। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं ना, उससे सबसे घनिष्ठ संबंध होता है मूल्यांकन का। ध्यान रखना, ना तो मापन से होता है, ना मूल्यांकन की तकनीक से होता है, ना मूल्यांकन के उपकरण से होता है। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं ना अपने, उनसे जो है मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुख बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने? ब्लूम ने। क्या किसके रूप में? त्रिमुख बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? तो जो आपका ब्लूम का वर्गीकरण है ना, इसमें क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण में आपके जो है शिक्षण उद्देश्य है, बिल्कुल है। अधिगम अनुभव है, बिल्कुल है। व्यवहार परिवर्तन है, बिल्कुल है। विषय वस्तु नहीं है, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 कि जो ब्लूम का जो आपका त्रिकोण है उसमें शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन शामिल है, विषय वस्तु शामिल नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आंतरिक मूल्यांकन का दोष क्या है? बात आंतरिक मूल्यांकन की करें, आंतरिक मूल्यांकन मतलब कोई मान लो कि आपका विद्यालय और आप जो विद्यालय के अंदर ही आंकलन हो, विद्यालय के अंदर ही। विद्यालय के अंदर का मतलब हो गया कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही आंकलन करें, पढ़ा रहे हैं वही क्या करें? आंकलन करें। तो उसको कहते हैं आप जो आंतरिक मूल्यांकन। जैसे मान लो कि अपन 9वीं और 8 जो 9वीं 7वीं और ये क्लास है, इनकी जो परीक्षा होती है, 11वीं क्लास की परीक्षा होती है, इनकी कॉपियां जो है स्कूल में चेक होती है, तो इसको कहते हैं आप आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती है, ठीक है, 10वीं 12वीं की या 8वीं की, जिसमें जो है आप जो किसी भी स्कूल का बच्चे की कॉपी कोई बाहर का चेक करता है, उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो बच्चा स्कूल में कैसे था, पढ़ने में कैसे था, ठीक है, अनुशासन में कैसे था, ये बिल्कुल नहीं पता होता। ठीक है, तो आंतरिक मूल्यांकन का दोष पूछा है कि जो विद्यालय के अंदर ही जो आंकलन होता है उसका दोष क्या हो सकता है? मूल्यांकन का दोष क्या हो सकता है? पूर्वाग्रह पर परिणाम प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। पूर्वाग्रह का मतलब है कि मान लो कि एक बालक है, आप उसको जो है पूरे 6 महीने से पढ़ा रहे हो, आपको पता कि वो अनुशासन में रहता है, पढ़ने में ठीक है, क्लास में भी क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है, लेकिन परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया वो, ठीक है, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे और उसको जो है फिर भी नंबर अच्छे देंगे। क्यों? क्योंकि चलो परीक्षा में कुछ नहीं लिखा लेकिन पूरी क्लास में अच्छा था ये, तो उसको जो है ये जो है परिणाम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर पक्षपात परिणामों को प्रभावित करता है, तो ये दोनों सेम ही सी बात हो गई, क्योंकि अपने को पता है कि ये जो है यार ये अपना फेवरेट शिष्य है, इसको तो थोड़े से नंबर ज्यादा दे देता हूं, लेकिन बाहर वाले को ये नहीं पता होता अगर बाहर कॉपियां चेक होती है तो। ठीक है, फिर व्यक्तिगत पसंद परिणामों को प्रभावित करती है। बिल्कुल ये तीनों एक जैसी सी बात है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको कहते हैं सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाए जाने पर सर्वप्रथम प्रभावी बल किसने दिया? बात हो रही है सर्वप्रथम बल किसने दिया? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाए जाने पर सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इंपोर्टेंट बनती है। ध्यान रख लेना। आप सोचोगे यार ज्यादातर एनसीएफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी अपनाने पर सर्वप्रथम बल देने वाला कौन था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन, लचीली मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने पर सर्वाधिक बल किसने दिया? सीसी पर तो किसने दिया? जो है नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसने, लेकिन लचीली मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर सर्वाधिक बल किसने दिया? तो अब यहां पर आपका उत्तर होगा एनसीएफ 2005, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, उसने लचीली मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने को जो है क्या दिया? जोर दिया। और इसमें 10वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा उसको जो है ऐच्छिक कर दिया गया। 10वीं कक्षा को ऐच्छिक मतलब जो बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं वो बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं, वरना जो है जैसे स्कूल में होती है वैसे दे सकते हैं। ये चीजें भी जो है एनसीएफ 2005 ने लागू की थी। ठीक है,
फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या तात्पर्य है? देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी है, इसमें सतत का मतलब है जो निरंतर चलता रह रहा है, निरंतर चल रहा है, मतलब हर जो है मतलब जो आपका सत्र है उसके दौरान निरंतर चल रहा है। व्यापक मतलब बहुत सारे जो है दायरे की व्यापकता हो गई, ठीक है, मतलब जो है बहुत सारे पक्षों का वो क्या है मापन कर रहा है। तो यहाँ पर निरंतर का जो सतत का जो है वो तात्पर्य पूछा तो एक तो निरंतर हो गया, मतलब जो है लगातार चल रहा है। एक हो गया आवधिक, आवधिक मतलब हर 1 महीने से हो रहा है आपका, हर 2 महीने से हो रहा है, हर 15 दिन से हो रहा है, तो ये भी आपका एक प्रकार का सतत से ही संबंधित है, क्योंकि हर जो है पूरे सत्र में 15 दिन से या 1 महीने से हो रहा है, तो वो आवधिक भी हो सकता है, निरंतर भी हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सीसी में व्यापकता से तात्पर्य कौन सा नहीं है? सीसी में अभी आ गया ना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, ऊपर तो हमने बता दिया कि सतत क्या होता है, अब पूछा कि व्यापकता का क्या अर्थ है। तो इसमें देखो विषयों की व्यापकता बिल्कुल, ठीक है, दायरे की व्यापकता बिल्कुल, अवसरों की व्यापकता बिल्कुल, तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 शामिल नहीं है। संबंधों की जो है व्यापकता जो है इसमें संबंधित जो है नहीं है। ध्यान रखना कौन कौन सी व्यापकता, विषयों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, अवसरों की व्यापकता। अगला क्वेश्चन, परीक्षण में यथार्थता, शुद्धता एवं सत्यता से क्या तात्पर्य है? कोई भी जो परीक्षण है वो आपका जो है यथार्थ है, शुद्ध है और सत्य है, इससे तात्पर्य क्या है? वो वैध है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वैधता, ठीक है। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता यह कहता है कि जो है एक ही परीक्षण को बार बार करने पर रिजल्ट सेम आए, एक ही परीक्षण को बार बार दोहराने पर समान परिणाम। अगर हम एक ही जो है परीक्षण है उसको बार बार दोहराएं फिर भी समान जो है समान रिजल्ट आता है, अपने पास समान परिणाम आता है, तो इसका मतलब वो क्या है? विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि जो है एक से अधिक परीक्षण करता हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं शिक्षक द्वारा लिए जाने पर भी परिणाम सेम आए। एक से अधिक शिक्षक, या हम कह सकते हैं परीक्षण जो करता है या परीक्षण लेने वाला है, एक से अधिक परीक्षणकर्ता द्वारा, एक से अधिक शिक्षक द्वारा किए जाने पर भी परिणाम समान आए, मतलब विश्वसनीयता मत कहती है एक ही परीक्षा बार बार ले रहे हैं फिर भी परिणाम सेम आ रहा है। और वस्तुनिष्ठता में क्या हो रहा है कि एक से अधिक शिक्षक, मतलब पहले मैंने ले लिया एग्जाम, फिर दूसरे ने किसी शिक्षक ने ले लिया, फिर भी परिणाम समान आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता, ठीक है। विभेदकारिता मतलब जिस उद्देश्य के लिए जो है परीक्षण बनाया गया है वो उसमें मतलब बना रहा है, मतलब ये अगर कोई परीक्षण इस हिसाब से बनाया गया है कि कमजोर थोड़े से विद्यार्थी जो पिछड़े हुए हैं उनको अलग करना है और जो अच्छे खासा सीख रहे हैं उनको अलग करना है, तो वो विभेदकारिता भी होनी चाहिए, मतलब अच्छे जो है और पढ़ने वाले और जो है थोड़े पिछड़े हुए विद्यार्थी दोनों में अंतर करने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ यथार्थता, शुद्धता तो आपकी वैधता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए, यदि वह उसी उद्देश्य या गुण का मापन करे तो परीक्षण की यह विशेषता क्या कहलाती है? अभी मैं ऊपर आपको जो है बता चुका कि एक परीक्षण जो है आपका जो है क्या कह रहा है, एक परीक्षण जो है आपका एक परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के लिए निर्मित किया जाए। मान लो कि आप जो है कोई भी उद्देश्य है आपका कि बच्चों को अलग अलग करना, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो है हम ज्ञानात्मक कौशल जानना चाहते हैं, या जो है आप जो है बच्चों का जो है आप जो है बोध का कौशल जानना चाहते हैं, तो परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाता है, यदि वह उसी उद्देश्य या गुण का मापन करे तो परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है जो है वैधता, ठीक है। मतलब वैधता क्या हो गया कि अभी ऊपर हम बात करके वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है। शुद्धता, यथार्थता मतलब जिस चीज के लिए परीक्षण बनाया गया ना वही उसका मूल्यांकन, वही चीजों का मूल्यांकन करे, उसी चीज का मूल्यांकन करे, उसी चीज का मापन करे, तो इसका मतलब परीक्षण वैध है, अच्छा है, शुद्ध है, ठीक है। तो जिस गुण के उद्देश्य या गुण के जो है मापन के लिए निर्मित किया जाता है परीक्षण, उसका अगर पूरी तरह से वो क्या करे मापन करे, तो इसका मतलब परीक्षण क्या है? वैधता है, उसमें ध्यान रखना। फिर यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो ये गुण क्या कहलाता है? अभी जो है ऊपर भी जो है यही बात मैं आपको जो है कर चुका था कि यदि किसी परीक्षण में समान परिस्थितियों में, ठीक है, यदि कोई परीक्षण जो है समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बना रहे तो ये गुण क्या कहलाता है? अभी ऊपर बात कर चुका मैं कि एक परीक्षा को अलग अलग बार लेने पर भी परिणाम समान आए तो उसको कहते हैं विश्वसनीयता। क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे,
ठीक है, चाहे आज परीक्षा लो या वही परीक्षा 10 दिन बाद में लो, अगर परिणाम समान रहे इसका मतलब वो क्या है, विश्वसनीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की कसौटी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो लगभग जो है हर बार पेपर में आता है। ठीक है, और बार बार आकर जो है ये जो अपनी वैल्यू खत्म कर रहा है, क्योंकि ये परीक्षा जो है पेपर, ये क्वेश्चन बहुत बार हर पेपर में क्वेश्चन आता है, यहां तक कि सीटेट में भी आ जाता है। निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की तकनीक की कसौटी नहीं है। तो देखो, वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, विवेककारिता होती है, मितव्ययता नहीं होती। ये क्वेश्चन तो बहुत बार घुमा हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा मितव्ययता। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता क्या है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उनकी क्या प्रश्न है, उनकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहले व्यक्तिनिष्ठता में अधिक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है कि हर विद्यार्थी अलग टाइप से उत्तर दे, हर विद्यार्थी अलग उत्तर दे। ठीक है, तो ये जो है ना आपके इसमें नहीं होते। ठीक है, हर विद्यार्थी अलग उत्तर नहीं देता। मान लो कि क्वेश्चन बोले कि जयपुर किसकी राजधानी है, और ऑप्शन में आपके आया राजस्थान। ठीक है, इधर आ गया जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो आप जो है उत्तर सही हमेशा राजस्थान ही होगा। लेकिन मैं ये बोल दूं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो, तो उसमें हर विद्यार्थी अलग टाइप से लिखेगा, उसमें जो है लाइनें भी मैच नहीं करें, ये भी हो सकता है। तो व्यक्तिनिष्ठता का मतलब हो गया हर विद्यार्थी एक अलग टाइप से उत्तर दे। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, उनमें कभी भी जो है हर विद्यार्थी अलग उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, आपकी जो है क्या पाई जाती है, जो है व्यक्तिनिष्ठता कम पाई जाती है। ठीक है, तो व्यक्तिनिष्ठता अधिक नहीं पाई जाती, व्यक्तिनिष्ठता अधिक निबंधात्मक प्रश्नों में पाई जाती है। फिर व्यापकता अधिक, तो व्यापकता अधिक होती है। व्यापकता अधिक इसलिए होती है कि जो है मान लो कि जो आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन है उनमें बहुत डीप नॉलेज होती है ना, तब आप उनको सही कर पाते हो, तो इसमें व्यापकता अधिक होती है बिल्कुल। और अधिक विश्वसनीय होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अधिक विश्वसनीय होते हैं, परिणाम जो है एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आधा दे दिया। निबंधात्मक प्रश्न में तो ऐसा ही होता है कि 5 नंबर का प्रश्न है, टीचर को गलत लगा लेकिन फिर भी आधा 2 नंबर तो दे ही देते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ में या तो सही है या गलत है, तो उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 व 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षाओं का दोष क्या है। जो हम निबंधात्मक परीक्षा या पेपर जो क्वेश्चन होते हैं उनका दोष क्या है। तो सबसे पहले देखो, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता तो ये तो पाई नहीं जाती इनमें। ठीक है, निर्माण कार्य समय साध्य ये भी नहीं होता, तो कम व्यापकता ध्यान रखना। देखिए ऊपर बात कर चुके हैं, 1 मिनट देखो यहां पर अपन क्या बात कर चुके हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना उसमें क्या होती है, व्यापकता अधिक होती है। ठीक है, और निबंधात्मक प्रश्न में व्यापकता कम होती है, ध्यान रखना। हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे तो आप जो अपने मन से कुछ भी लिख दोगे, ज्यादा व्यापक नॉलेज की जो जरूरत नहीं पड़ेगी उस प्रश्न में। लेकिन अगर आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी ना, उसमें आपको पता है बहुत सारे सिलेबस में बहुत कम चीजें जो है, मान लो कि अगर आपको जो है आपको पता है कि एनईपी, जैसे अपना टॉपिक है एनईपी 2020, इसमें से मुश्किल से 1 क्वेश्चन आना है आपका, कितना 1, फिर भी आप पूरा पढ़ रहे हो। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, व्यापकता ज्यादा है अगर जो अभ्यास वाले क्वेश्चन होते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न में व्यापकता क्या है, कम। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझना इन क्वेश्चंस को। अगला है, सर्वाधिक अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है। मतलब तुक्के मारने की सबसे अधिक संभावना किस में रहती है। देखो पहला एकांतर अनुक्रिया का मतलब है सत्य असत्य वाला। ठीक है, कौन सा, या तो कोई चीज सत्य होगी या असत्य होगी। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, क्या होगी, सादृश्यता। वर्गीकरण मतलब एक प्रकार की चीजों का वर्गीकरण करना, जैसे जो हीरे के जो कार्बन के अपर रूप को अलग कीजिए, ऐसे जो वर्गीकरण। ठीक है, सामान्य प्रतिस्मरण में यानी 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है जिसका 1 लाइन में ही उत्तर होता है या 1 शब्द में उत्तर होता है। ठीक है, जैसे जो है G20 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, 1 ही बार में। तो तुक्का लगाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है ऑप्शन नंबर 1 में, एकांतर अनुक्रिया में। क्या या तो सत्य या असत्य, 50-50 है। सबसे ज्यादा चांस संभावना किस में होती है, ऑप्शन नंबर जो है 1 में। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी फाइल जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को नमूना कार्य के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है, क्या कहलाता है। ऐसी फाइल जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को नमूना कार्य के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है, क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, पोर्टफोलियो कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यवहार के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। इसको अलग से नोट कर सकते हो आप कि निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यवहार के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। तो कौन सा करता है, मूल्य परीक्षण, समाजमिति परीक्षण। ये जो है आपका मोरेनो द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, मोरेनो द्वारा। तो ये दोनों जो है भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ज्ञानात्मक पक्ष जो है संबंधित है। तो ये जो है मूल्य परीक्षण जो है आपका ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
परीक्षण के स्वरूप निर्माण में क्या किया जाता है? उद्देश्यों की दृष्टि से अंक बार बिल्कुल, ज्ञानात्मक भावात्मक हर उद्देश्य को पूरी करने के दृष्टि से भी अंक बार होता है। विषय वस्तु की दृष्टि से अंक बार बिल्कुल, विषय वस्तु की दृष्टि से भी अंक बार होता है कि कौन सी जो है पाठ कितने नंबर का है। प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक बार बिल्कुल, अभ्यास वाले कितने नंबर के आएंगे, लघु उत्तरात्मक कितने के आएंगे, निबंधात्मक कितने के आएंगे, सारा का सारा अंक बार होता है। छात्रों की रुचि के अनुसार अंक बार बिल्कुल, हर प्रकार की रुचि को ध्यान में रख के जो है प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 व 4, चारों के चारों ही सही है। तो ये थे आज के जो है आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट की जो है शिक्षण वीडियो में प्लस साइकोलॉजी में काम आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 लाख का जो अपना टारगेट है वो जल्द से जल्द हम अचीव करने वाले हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।